चलो बेटा, ओके। हाँ, तो लास्ट टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस किए थे? फलक केंद्रित इकाई कोष के बारे में डिस्कस किए थे, है ना? ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली क्या कि ठोस की जो त्रिविमीय संरचना है, उस त्रिविमीय संरचना में एक इकाई कोष है, उसको घन कहते हैं, है ना? और घन इकाई कोष के निर्माण के लिए हम लोगों ने बोला था कि हमें कुछ लैटिस बिंदु डिसाइड करना होता है और उसी लैटिस बिंदु पर हमें क्या करने होते हैं? परमाणु, अणु या आयन को व्यवस्थित करना होता है ना? अच्छा, अगर हम लोग अणु, परमाणु या आयन को सिर्फ और सिर्फ घन के शीर्ष पर रखते हैं, उससे जो त्रिविमीय संरचना विकसित होती है जिस इकाई कोष के रूप में, उस इकाई कोष को हम लोगों ने सामान्य घन के रूप में पढ़ा था। और फिर उस सामान्य घन के लिए हम लोगों ने क्या उसके गुणधर्म डिस्कस किए थे कि कुल जो रैंक ऑफ क्रिस्टल होता है 1 होता है ना? और उसमें उपस्थित परमाणु और घन के भुजा के साथ जो संबंध होता है वो क्या होता है? तो आपने पढ़ा था कि घन के भुजा की लंबाई, है ना, परमाणु के त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है ना? और उस सामान्य घन में कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ एक परमाणु उपस्थित है और इसीलिए उस परमाणु ने सिर्फ और सिर्फ π/6 भाग जो आयतन का था, किसका? घन के आयतन का π/6 भाग भर रखा था। और जो प्रतिशत के हिसाब से कितना आ रहा था? तो 52 मतलब 52.3%, है ना? इसका मतलब उसके आधार पर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि उस इकाई कोष का 47.7% भाग क्या था? खाली था। अब हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, तो हमने क्या किया? शीर्ष बिंदु के साथ एक नए लैटिस बिंदु का खोज किया और वो लैटिस बिंदु क्या था? फलक केंद्रित इकाई, मतलब क्या था? फलक केंद्र था। अब क्या था बेटा कि जब हम किसी त्रिविमीय व्यवस्था में परमाणु, अणु या आयन को 2 विभिन्न प्रकार के लैटिस बिंदु पर स्थापित करते हैं, जिसमें से एक लैटिस बिंदु आपका क्या था? शीर्ष बिंदु था और दूसरा लैटिस बिंदु क्या था? फलक केंद्रित था, है ना? तो जब हमने परमाणु को फलक केंद्र और शीर्ष दोनों पर मिला के रखा, तो उस व्यवस्था से जो त्रिविमीय संरचना विकसित हुई थी, उस त्रिविमीय संरचना को हम लोग क्या कह रहे थे? फलक केंद्रित इकाई कोष कह रहे थे, है ना? अब दोनों में अंतर क्या था? तो फलक केंद्रित इकाई कोष में 2 प्रकार के लैटिस बिंदु हैं। सामान्य घन में सिर्फ एक प्रकार के लैटिस बिंदु, है ना? सामान्य घन में लैटिस बिंदु के रूप में सिर्फ और सिर्फ शीर्ष बिंदु काम करता है, जबकि आपने पढ़ा फलक केंद्रित इकाई कोष में 2 प्रकार के लैटिस बिंदु काम कर रहे थे। उसमें से एक शीर्ष बिंदु था और दूसरा आपका क्या था? फलक केंद्र था। क्या था? फलक केंद्र था। इसलिए प्रत्येक इकाई कोष के हिसाब से परमाणु की संख्या में भी अंतर आ रहा था, क्योंकि परमाणु की संख्या निकालने के लिए लैटिस बिंदु की संख्या और लैटिस बिंदु पर परमाणु के कितने भाग हैं उसको गुना करके, जोड़ करके हम लोग निकालते हैं, है ना? जिसमें से कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फलक केंद्रित इकाई कोष में कुल मिलाकर के 4 परमाणु थे, है ना? जिसमें से बेटा 3 परमाणु कहाँ उपस्थित थे? फलक केंद्र पर, और 1 परमाणु उपस्थित थे कहाँ पे? उसके शीर्ष बिंदु पर। जैसे 1/8 1/8 8 जगह पे था, वैसे ही 1/2 भाग 6 जगह था और उसको जोड़ करके हम लोग कुल 4 परमाणु कैलकुलेट कर पाए थे। फलक केंद्रित इकाई कोष में एक चीज़ और था कि उसका घनत्व तो सामान्य घन के अपेक्षाकृत क्या था? अधिक था। और उस हम लोगों ने एक रिलेशन भी स्थापित किया था, है ना? उस रिलेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि जो फलक केंद्रित इकाई कोष है उसकी संकुलन क्षमता आद्य घन के संकुलन क्षमता से √2 गुना अधिक था। और √2 का मतलब होता है 1.414 गुना, है ना? और अगर इसको आप आद्य घन के संकुलन से जोड़ देते हैं ना, तो 74% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 74%। इसका मतलब जो फलक केंद्रित इकाई कोष है उसका 74% भाग परमाणु और अणु के द्वारा भरा होगा, जबकि आद्य घन में सिर्फ और सिर्फ कितना भरा था? 52.3% भाग क्या था? भरा हुआ था। बाकी जो सामान्य घन थे उसमें 47.7% भाग खाली थे, इसमें मात्र 26% भाग खाली है। इसका मतलब फलक केंद्रित इकाई कोष क्या था? एक सघन घन है, किसके तुलना में? सामान्य घन के रूप में। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं था ना? अगला टॉपिक जो है वो केंद्रित इकाई कोष से रिलेटेड ही है ना? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पिंड केंद्रित इकाई कोष। क्या कहते हैं बेटा उसको? पिंड केंद्रित इकाई कोष। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है आपका उसका नाम है क्या? पिंड केंद्रित इकाई कोष। पिंड केंद्रित इकाई कोष, ठीक है ना? अच्छा, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना? मतलब ये भी एक त्रिविमीय संरचना है
जिसमें परमाणु और अणु को किसी निश्चित लैटिस बिंदु पर मुझे क्या करना, स्थापित करना, है ना। तो ऐसा समझते हैं, हम लोगों ने कल के क्लास में चर्चा भी किया था कि किसी भी घन इकाई कोश के भीतर दो प्रकार का केंद्र होता है। एक केंद्र जो सतह पर उपस्थित है जिसको आप फलक कहते हैं, और एक केंद्र जो शीर्ष पर केंद्र नहीं होता है बेटा, है ना। एक केंद्र जो क्या है, घन के भीतर, है ना। जैसे एक क्यूबिक बॉक्स से मान लीजिए आपके पास एक घन का बॉक्स है, ठीक है ना। इसके भीतर भी तो एक कॉमन पॉइंट होगा ना। वो कॉमन पॉइंट निकालने के लिए हम दो डायगोनल को एक दूसरे के साथ बाइसेक्ट कर रहे, तो जिस पॉइंट पर वो बाइसेक्ट कर रहा था ना, वही पॉइंट पिंड केंद्र कहलाता है ना। वो पॉइंट क्या कहलाता है, पिंड केंद्र कहलाता है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन पूछता है कि आपका घर घन आकार का है ना, या आपका घर, आपका जो रूम है, कमरा है, घनाभ आकार का है, उसमें सबसे लंबे बांस को रखना है, तो उस लंबे बांस की लंबाई ज्ञात करें। तो आप कैसे पता करते हैं, बताइए। 10th में क्वेश्चन था, मैथ में क्वेश्चन था, है ना। आपके पास, हाँ क्या था, आपके पास एक घन, एक जो कमरा है वो घन आकार का या घनाभ आकार का है, आपको सबसे लंबा बांस रखना। तो आप ये सोचिए ना कि हम अपने रूम में बांस को कैसे रख सकते हैं, सीधा खड़ा रख सकते हैं। अच्छा, सीधा खड़ा रखेंगे तो हाइट के बराबर होगा लंबाई, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। ऐसे गिरा सकते हैं तो लंबाई के बराबर होगा, उससे ज़्यादा अधिक होगा नहीं। ऐसे रख सकते हैं तो चौड़ाई के बराबर होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो पहली 3 पॉसिबिलिटीज़ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बराबर होगा। फिर हम दूसरी पॉसिबिलिटीज़ पर आएंगे कि क्या हो सकता है, तो एक फलक को देख लेते हैं, ऐसे रख सकते हैं तो थोड़ा सा अधिक होगा, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ फिर क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटीज़ फिर क्या है ना, कि ऐसा काम कर सकते हैं, एक शीर्ष ऊपर वाला चुन लेंगे और एक शीर्ष ठीक अपोजिट और नीचे वाला, तो ये वाला जो लंबाई है सबसे अधिक होगी, उसी को तो बॉडी डायगोनल कहते हैं, है ना। और यानी कि बॉडी डायगोनल पर अगर आप बांस को रखिएगा तो उसकी लंबाई सबसे अधिक होगी। तो दो बॉडी डायगोनल जिस बिंदु पर कट करेगा ना, वही बिंदु उस घन का अंतः केंद्र होगा, जो अंदर का केंद्र होगा। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। इसका मतलब है क्या कि पिंड केंद्रित के लिए मुझे दो प्रकार का शीर्ष बिंदु का रिक्वायरमेंट होगा। एक शीर्ष बिंदु घन बनाने के लिए, तो घन बनाने के लिए तो कम से कम शीर्ष पर तो रखना ही रखना है ना। और इस सामान्य घन को पिंड केंद्र में रूपांतरित करने के लिए मुझे क्या कर देना है, एक को पिंड केंद्र पर रख देना है। तो 8 शीर्ष बिंदु हैं जो लैटिस के रूप में काम करेंगे, लैटिस बिंदु के रूप में काम करेंगे, जालक बिंदु के रूप में काम करेंगे। और एक बिंदु जो है आपका पिंड केंद्र है, अंतः केंद्र है, बॉडी के भीतर उपस्थित है, वो भी क्या होगा, एक लैटिस बिंदु के रूप में काम करेगा। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए हम चलते हैं तो हम कह सकते हैं कि पिंड केंद्रित इकाई कोश क्या है ना। तो क्या कह सकते हैं बेटा, किसी ठोस की वह त्रिविमीय संरचना, किसी ठोस की वह त्रिविमीय संरचना, ठीक है ना, जिसमें अणु, परमाणु अथवा आयन को, ठीक है ना, घन के अथवा आयन को घन के शीर्ष, घन के प्रत्येक शीर्ष लिख देता हूँ, है ना, घन के प्रत्येक शीर्ष के साथ, मतलब वहाँ पे तो रखना ही रखना है मुझे, घन के प्रत्येक शीर्ष के साथ, ठीक है ना, घन के पिंड केंद्र पर, घन के पिंड केंद्र पर स्थापित करते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं बेटा, बोलो। हाँ, उसे पिंड केंद्रित इकाई कोश कहते हैं, उसे पिंड केंद्रित इकाई कोश कहते हैं, इकाई कोश कहते हैं, ठीक है ना। और शॉर्ट में इसको बीसीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बीसीसी बोलते हैं, है ना। इसका मतलब इसमें जो लैटिस बिंदु है ना, पिंड केंद्रित इकाई कोश कहते हैं। तो इसमें जो लैटिस बिंदु हैं वो 2 प्रकार के होंगे, है ना। यही है आपका क्या, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना। इसमें 2 प्रकार के लैटिस बिंदु होते हैं। तो इकाई, इसका गुणधर्म क्या होगा बेटा, गुणधर्म समझिए। तो सबसे पहला चीज़ है जो पता करना है मुझे, लैटिस बिंदु। लैटिस बिंदु कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। एक है शीर्ष बिंदु और एक है पिंड केंद्र।
ये दो है ना, शीर्ष बिंदु है और पिंड केंद्र है। अब कहता है उसकी संख्या कितनी होगी, तो शीर्ष बिंदु की संख्या कितनी है, 8। हाँ शीर्ष बिंदु की संख्या है 8 और पिंड केंद्र की संख्या कितनी है, 1। मात्र एक बिंदु होगा है ना, पिंड केंद्र की संख्या 1, इससे अधिक नहीं होगा है ना। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। चलिए ठीक है, तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको। कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें, बताइए कोई डाउट है तो फिर से बताता हूँ। हाँ नहीं ना, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसके गुण के बारे में बात कर रहे थे, पिंड केंद्रित इकाई कोष के गुणधर्म के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है ना। कुछ बेसिक गुणधर्म है जो कि ऑलरेडी हम लोग कुछ डिस्कस भी किए थे ना, कि देखो बेसिक क्या है आपको, जो कि हम लोग जान रहे थे। पहला तो यही था ना लैटिस बिंदु के प्रकार। तो लैटिस बिंदु के बात करते तो हमने ऑलरेडी सीखा कि 2 था, एक क्या था बेटा, शीर्ष है, और दूसरा क्या था, पिंड का केंद्र, जो घन के केंद्र का, घन के भीतर का केंद्र है ना। मतलब जिस बॉडी में है ना आप उसके भीतर, जैसे हम लोग इस रूम में है ना, तो इस कमरे का भीतर का एक केंद्र होगा, ठीक है, वही पिंड केंद्र कहलाएगा। और दूसरा चीज़ जो कि ऑलरेडी हम लोग समझ चुके थे कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो एक घन में शीर्ष की संख्या 8, लेकिन पिंड केंद्र की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन सबसे अहम बात जो हमें सीखना है वो क्या है, सीखना, तो वो सीखना है क्या कि शीर्ष पर परमाणु का भाग कितना होता है। तो शीर्ष पर परमाणु का भाग, शीर्ष पर परमाणु का भाग ऑलरेडी हम लोगों ने समझा था, कितना था, 1/8 भाग था, है ना। कल की क्लास में भी सीखा था, परसों की क्लास में डिटेल से सीखा था हम लोगों ने, है ना, कि अगर मैं किसी घन के एक शीर्ष की बात करूं तो उस घन के शीर्ष बिंदु के द्वारा 8 इकाई कोष का निर्माण हो सकता है। और अगर उस एक शीर्ष बिंदु के द्वारा 8 इकाई कोष का निर्माण हो सकता है तो उस शीर्ष बिंदु पर रखे हुए प्रत्येक परमाणु 8 बराबर भाग में विभाजित हो सकता है। इसलिए जो हमारा इकाई कोष होगा उसके भीतर सिर्फ और सिर्फ कितना भाग है, 1/8 भाग होगा। लेकिन जब कोई डब्बा है और उसके भीतर हमने कोई कुछ रख दिया, कोई वस्तु रख दिया, तो ये वस्तु सिर्फ और सिर्फ इसी इकाई कोष के भीतर है, किसी और दूसरे इकाई कोष के भीतर नहीं। तो पिंड केंद्र पर रखा हुआ वस्तु या पिंड केंद्र पर रखा हुआ परमाणु, पिंड केंद्र पर रखा हुआ अणु, पिंड केंद्र पर रखा हुआ आयन सिर्फ और सिर्फ उसी इकाई कोष के भीतर होगा। तो पूरा परमाणु का हिस्सा सिर्फ एक इकाई कोष के लिए होगा। इसलिए पिंड केंद्र पर परमाणु का भाग कितना होगा, पिंड केंद्र पर परमाणु का भाग, पूरा भाग है ना बेटा, तो पूरा भाग है तो 1 भाग है ना। इसलिए अगर रैंक ऑफ क्रिस्टल पता करना है, रैंक ऑफ क्रिस्टल पता करना है ना, तो रैंक ऑफ क्रिस्टल Z होता है। और Z के लिए हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कल के क्लास में फॉर्मूला बताया था, लैटिस बिंदु 1 गुना लैटिस भाग, फिर से प्लस, 2 प्रकार का लैटिस बिंदु है ना, तो फिर दूसरा क्या लिखेंगे, प्लस लैटिस बिंदु सेकेंड गुना लैटिस भाग। तो देखिए यहाँ पे बेटा लैटिस बिंदु 1, पहला लैटिस बिंदु कौन सा है, शीर्ष है, उसकी संख्या कितनी, 8 है, तो Z इसके तो देखिए 8 गुना परमाणु का भाग कितना, 1/8 देखो, प्लस दूसरा लैटिस बिंदु कौन सा है, पिंड केंद्र, उसकी संख्या कितनी है, 1 है, गुना उस स्थान पर परमाणु का भाग पूरा, तो 1 है, तो 1/8 से 1/8 कट गया है, 1 + 1 यानी 2। तो पिंड केंद्र के भीतर कुल परमाणु 2 होंगे। कैसे, एक पूरा का पूरा पिंड के केंद्र पर है और 1/8 टुकड़ा कितने जगह पर है, 8 जगह पर है, ठीक है ना, कितने जगह पर है, 8 जगह पर है। तो इस 1/8 भाग को 8 जगह से देख लें, ठीक है ना, और ये एक पूरा एटम देख लें, तो इसके भीतर सिर्फ और सिर्फ कितने एटम हैं बेटा, 2 एटम। इसलिए हम कह सकते हैं क्या, एक पिंड केंद्र इकाई कोष के निर्माण के लिए कम से कम मुझे कितने परमाणु की आवश्यकता होगी, 2 परमाणु की आवश्यकता होगी। तो प्रति इकाई कोष परमाणु की संख्या 2, तो वो कौन सी व्यवस्था है, पिंड केंद्रित इकाई कोष है। प्रति परमाणु की व्यवस्था 4, वो कौन सा इकाई कोष होगा, फलक केंद्रित इकाई कोष होगा। प्रति इकाई कोष परमाणु की संख्या 1, वो कौन सा इकाई कोष होगा,
सामान्य घन होगा या आद्य घन होगा। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन वाले आप तो नहीं ना? नोट कर लीजिए इसको। है ना? ठीक है, तो हम लोग रैंक ऑफ क्रिस्टल तक पढ़ चुके हैं कि प्रति परमाणु प्रति इकाई कोष, है ना, पिंड केंद्रित इकाई कोष में सिर्फ और सिर्फ 2 परमाणु उपस्थित होता है। हाँ, नेक्स्ट 2 बातें और जो महत्वपूर्ण है इस टॉपिक से रिलेटेड, उसमें एक कॉमन है तीनों में, एक क्या दोनों कॉमन है तीनों में। तीनों इकाई कोष के लिए आपको एक चीज़ पढ़ना ही है, पढ़ना है क्या, कि प्रति इकाई कोष, है ना, प्रति इकाई कोष परमाणु की संख्या तो हम लोग देख ही चुके हैं। दूसरा जो पढ़ना था हम लोगों को, प्रति इकाई कोष जो उसके भुजा की लंबाई होती है और उसमें उपस्थित जो परमाणु हैं उसके त्रिज्या के बीच संबंध, ये पढ़ना ही पढ़ना। दूसरा संकुलन क्षमता, वो भी पढ़ना ही पढ़ना। तो अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्या, पिंड केंद्रित इकाई कोष के भुजा की लंबाई एवं, ठीक है ना, भुजा की लंबाई एवं परमाणु त्रिज्या के बीच संबंध, परमाणु त्रिज्या के बीच संबंध। तो क्या संबंध है पिंड केंद्रित इकाई कोष के भुजा की लंबाई एवं परमाणु त्रिज्या के बीच संबंध क्या है, ये चीज समझिएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो बेटा क्या, हमको पहले उसकी व्यवस्था समझनी है कि एक पिंड केंद्रित घन बनाने के लिए हमें 2 प्रकार के लैटिस बिंदु की आवश्यकता है। ठीक है ना, ये जो लैटिस बिंदु 2 प्रकार का है उसमें से 8 लैटिस बिंदु जो हैं वो है शीर्ष बिंदु। तो अगर 8 लैटिस बिंदु शीर्ष बिंदु हैं तो पहला यहाँ पर हो गया, दूसरा यहाँ पर हो गया, तीसरा इस शीर्ष पर, चौथा यहाँ पे, 5वां यहाँ पे, 6ठा यहाँ पे, 7वां यहाँ पे, 8वां यहाँ पे। सामान्य घन में 4 नीचे है 4 ऊपर है, तो 4 नीचे सटा हुआ 4 ऊपर सटा हुआ, तो प्रथम लेयर में 4, दूसरे लेयर में 4, 4 के ऊपर 4, ऐसे सटा हुआ है ना। लेकिन अगर इमेजिन करो इन दोनों के बीच में एक केंद्र है, उस केंद्र पर मैं 9वां परमाणु रख दूं तो ये दोनों सतह ऐसे चिपका हुआ रहेगा कि ऐसे फैल जाएगा? फैल जाएगा। समझ में आया? यानी जो 9वां परमाणु है यहाँ पे मैं जैसे ही रखूँगा ये 8 परमाणु एक दूसरे से फैल जाएगा, और फैलेगा तो किस पैटर्न में फैलेगा ये चीज़ समझिएगा, और किस पैटर्न में क्लोज रहेगा ये चीज़ समझिएगा। ठीक है ना, किस पैटर्न में फैलेगा और किस पैटर्न में क्लोज रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, ये समझना है। एक शीर्ष यहाँ है, एक शीर्ष यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। ये बिंदु कौन सा है? पिंड केंद्रित। तो ऊपर वाला शीर्ष पिंड केंद्र वाला परमाणु और ठीक उसके नीचे वाला शीर्ष पर रखा हुआ परमाणु, ये तीनों परमाणु सटा हुआ रहेगा कि अलग अलग? सटा रहे। समझ में आ रहा है? मतलब ये तीनों परमाणु एक दूसरे से सटे हुए हैं। अगर ये तीनों परमाणु एक दूसरे से सटे हुए हैं तो इसकी वास्तविक संरचना हमको कुछ ऐसी बनानी होगी। ठीक है, मतलब ये रहा वो घन का डायगोनल जिस पे ये तीनों परमाणु एक दूसरे से सटा हुआ है। तो पहला यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, यही है ना। ठीक है, तो मैं बोलूँ क्या इसका त्रिज्या है, तो इसका त्रिज्या है कि व्यास है? फिर इसका क्या है? मतलब इस रेखा की लंबाई किसके बराबर है? 4r के बराबर। तो चित्र से सबसे पहला चीज़ जो समझ में आ रहा है, चित्र से। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ A B C। ठीक है, तो चित्र से हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे बेटा, AB इज इक्वल टू क्या है? r + 2r + r, देन AB इज इक्वल टू 4r, और ये AB है क्या? तो बॉडी डायगोनल है। ठीक है, तो किसी घन के बॉडी डायगोनल को आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बॉडी डायगोनल मतलब पिंड विकर्ण, पिंड का विकर्ण, है ना। क्या होगा? पिंड का विकर्ण होगा। ठीक है ना। तो बॉडी डायगोनल का एक परिभाषा होता है, एक फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। बॉडी डायगोनल का सूत्र याद रखिए। ठीक है ना। तो बॉडी डायगोनल h² इज इक्वल टू लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है ना, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इसलिए यहाँ से देखिए, यानी h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अच्छा, एक घन के लंबाई a के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ा था, देखो घन के लिए लंबाई इज इक्वल टू चौड़ाई इक्वल टू ऊंचाई इक्वल टू a होता है। तो तीनों तो a ही है ना। अगर तीनों a ही है यानी h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर, इसलिए h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3a। ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1। तो देखा तो समीकरण, चलो पहले इसी को लिख देता हूँ, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो हम क्या देख पा रहे हैं, ए बी जो है वही h है ना, ए बी जो है वही h, तो समीकरण 1 में h इक्वल टू √3a और समीकरण 2 में h इक्वल टू क्या है, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या दिख पा रहा है, 4r इज इक्वल टू √3a, 4r इज इक्वल टू √3a, इसलिए r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a/4। है समझ में, कोई डाउट तो नहीं है वहाँ पर? हाँ बेटा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, हाँ 3a स्क्वायर हो, a स्क्वायर कैसे यार, देखो एक घन के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है, तो तीनों को a तो स्क्वायर मतलब रूट, मतलब उसमें काट दे सकते थे स्क्वायर और रूट। हाँ तो कटा ना, लेकिन 3 का स्क्वायर नहीं ना, तो 3 का तो रह जाएगा ना, ए का ही ना रूट का, ए का ही स्क्वायर कटेगा ना सिर्फ, तो ये तो बाहर ही आ गया। तो ऊपर काट देते थे 3 है नहीं ना बेटा, कैसे काट दीजिएगा सो बताइए मुझे, स्क्वायर में कैसे, एक तीनों के नहीं ऐसा नहीं होता ना, आप अलग अलग थोड़ी निकाल रहे हैं, अलग अलग नहीं काट, नहीं अलग अलग, ये गुना नहीं ना, मल्टीप्लिकेशन, ये जोड़ है, एडिशन, तो पहले आपको जोड़ना ही है, ऐड करने के बाद ही फिर √3a हटेगा, समझ में आया ना, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, समझ में आ गया ना, नोट कर लीजिए इसको पहले। हाँ ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं था ना अभी तक जो भी डिस्कस किया था, है ना। एक आखिरी टॉपिक है किसके लिए, पिंड केंद्रित इकाई कोष के लिए, है ना। तो पिंड केंद्रित इकाई कोष के लिए जो लास्ट टॉपिक है वो है क्या, संकुलन क्षमता, मतलब पिंड केंद्रित इकाई कोष, पिंड केंद्रित इकाई कोष का संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता जिसको पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं, है ना। और ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या था, तो किसी इकाई कोष, है ना, रैंक ऑफ क्रिस्टल का, हाँ संकुलन नहीं क्षमता का, रैंक ऑफ क्रिस्टल तो बस ये बताता है कि किसी इकाई कोष के भीतर कितना परमाणु उपस्थित है। उसका हिंदी क्या, हिंदी होता है कि मतलब प्रति इकाई कोष परमाणु की संख्या कितनी, ठीक है, प्रति इकाई कोष परमाणु की संख्या कितनी, जस्ट, है ना, बस वो बताता है और कुछ नहीं बताता, है ना। जबकि संकुलन क्षमता ये बताता है कि उसमें उपस्थित उस परमाणु का आयतन और इकाई कोष के आयतन का अनुपात कितना है, समझ में आया ना, है ना। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या बता रहा है यहाँ पे, पैकिंग फ्रैक्शन बता रहा है क्या, कि परमाणु का आयतन बटा इकाई कोष का आयतन, इकाई कोष का आयतन, ठीक है ना। अच्छा, तो परमाणु का आयतन निकालने के लिए मुझे Z × 4/3 पाई r³ अपन में इकाई कोष का आयतन क्या था, a³ था, यही करना होता है ना, है ना। जहाँ पर Z मुझे पता है, Z क्या होता है, रैंक ऑफ क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल की परमाणु संख्या, क्रिस्टल की परमाणु संख्या। तो क्रिस्टल की परमाणु संख्या हम लोगों ने निकाला था, कैसे निकाला था, 1/8 × 8 + 1 × 1, इसके तो कितना, 2 परमाणु, तो Z 2 है। और R जो था वो ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था, R इसके तो क्या था, √3a/4, दोनों चीज़ पता है मुझे, Z का भी वैल्यू पता है मुझे और R की वैल्यू भी पता है, इन दोनों की वैल्यू यहाँ रख दें, Z और R की वैल्यू रख दीजिए, देन देखिए तो क्या आ जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू Z की वैल्यू कितनी है, 2 गुना 4/3 पाई, R की वैल्यू देखो कितनी है, √3a/4, तो R की वैल्यू √3a/4 यहाँ पर रख दीजिए, है ना। देन क्या आ जाएगा, देखिए तो बेटा, √3a/4 का क्यूब डिवाइडेड बाय a³, यही है ना, है ना। देन देखिए यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन, सो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2 × 4 8/3, ठीक है ना, पाई गुना √3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3√3, 3 गुना √3 3 होगा ना, और एक √3 रह जाएगा, इंटू a³ अपॉन में 4 का क्यूब
64 अपॉन में a क्यूब, यही है ना। अच्छा देखिए, तो इस a क्यूब से ये a क्यूब कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, 8 64 8 बार में कट गया। बचा क्या यहाँ ऊपर, पाई बचा, √3 बचा और 8 बचा। सो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू कितना आ गया, √3 पाई बटा 8। समझ में आया? पाई नहीं लिख सकते। हाँ पाई लिख सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू पहले लिख देते हैं, पढ़ने में आसान होगा। पाई √3 लिख सकते हैं, कैसे भी पढ़ने में जो आपको आसान बुझाए। हमको √3 पाई बटा 8 पढ़ना आसान लग रहा है, हो सकता है आपको पाई √3/8 पढ़ना आसान लगे, कोई दिक्कत उससे नहीं है, ठीक है। सो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू √3 पाई/8, इसलिए पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, तो पैकिंग फ्रैक्शन गुना 100। तो पैकिंग फ्रैक्शन देखिए कितना है, √3/8 गुना पाई गुना 100। इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना प्रतिशत आएगा, 68%। मतलब 68% भाग ये भरा हुआ है। अगर 68% भाग भरा हुआ है तो खाली भाग कितना है, 32%। समझ में आया ना। खाली भाग इज इक्वल टू 100 माइनस 68 इज इक्वल टू 32%। तो 32% भाग खाली है, 68% भाग क्या है, भरा हुआ। समझ में आया, कोई कन्फ्यूजन वाली बात तो नहीं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, है ना। पैकिंग फ्रैक्शन का हिंदी सर, संकुलन चार्ज। हाँ सर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चलिए ठीक है, काफ़ी ना इतना।